ऐ वतन हम है तेरी शम्म के परवानों में, जिंदगी होश में है जोश है ईमानों में, ऐ वतन हम है तेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम दिफा के मौके पर स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम टीवी की जज्बों को ज़िंदा करने के लिए, बेदार करने के लिए एजाज़ अहमद हाजिर खिदमत है। कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तानी कौम इन दिनों में एक ख़ास कैफियत महसूस करती है। हम सारे लोग जानते हैं 65 की वॉर, उसी हवाले से हम यौम दिफा मनाते हैं और उन कैफियत को अपने सामने लाने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में ये पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई थी और एक ऐसे दुश्मन का मुकाबला किया जिसने कभी हमें दिल से तस्लीम नहीं किया। ये जज्बों के दिन थे, एक वालेहाना कैफियत थी अर्ज़ पाक से मोहब्बत की। और जो लोग शाहिद हैं उन दिनों के, हमारी फोर्सेस जिनमें हमारी बर्री अफवाज है, फ़िज़ाइया है और हमारी नेवी, हमारी बहरिया, आज हमारी खुशबख्ती, मैं आपकी तरफ से भी शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी तरफ से भी मेहमान का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो हमें उन दिनों की कहानियाँ सुनाएंगे, पानियों की कहानियाँ, तहे आब की कहानियाँ, और किस तरह से पाकिस्तानी बहरिया ने 65 की वॉर में अपना किरदार सरअंजाम दिया और आज तक क्या कैफियत है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम कमोडोर रिटायर्ड नवीद अहमद, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पे चूँकि आज हम बात करेंगे 65 की जंग के हवाले से। जी सर। तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू आगे चलेगी तो मैं इसके बारे में फिर आपको और तफसील बताऊँगा कि कैसे पाक बहरिया ने एक छोटी अददी क़ुव्वत होने के बावजूद अपने से एक बहुत बड़े दुश्मन को जो है नाको चने चबवाए और वो उस ज़ख़म को आज तक जो है भूल नहीं पाए। मैं जानता हूँ सर, आपका सीना खजीना है बहुत सारी चीज़ें, और आप जैसे उस्ताद से रहनुमाई लेने के लिए बैठे हैं। आपने सर्विस भी की 30-35 साल, और फिर उसके बाद आपने बाकायदा जो पढ़ा रहे हैं आप ऑफिसर्स को बहरिया के, ये एक एजाज़ की बात है आपका यहाँ तशरीफ़ लाना हमारे लिए। अच्छा, ये 65 की बात आपने शुरू कर दी, मैंने भी इंटरव्यू में बात की है, ज़रा बताइए उन दिनों में हुआ क्या था? अच्छा, जब 65 की जंग जो है ना, ये एक हमारी तारीख़ का एक दरख्शिंदा बाब है जी, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम हर साल इसको याद करें जी, और याद करें इस हवाले से कि किस तरह उन लोगों ने, हमारे असलाफ़ ने पहले पाकिस्तान बनने के लिए कुर्बानियाँ दी जी, और फिर 65 की जंग में पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी। जी, अब इसमें चूँकि मेरा ताल्लुक़ नेवी से है तो मैं ज़रा नेवी की जो है इसके अंदर नेवी ने अपना क्या किरदार अदा किया, मैं उस हवाले से आपके थोड़ा सा गोश गुजार करूँगा। जी इरशाद। सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान नेवी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बिल्कुल मुस्तैद थी और बिल्कुल तैयार थी। यानी जब जंग लगने की सूरत पैदा हो रही थी तो हालात ये थे कि पाकिस्तान नेवी बिल्कुल तैयार थी। और आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि उस वक़्त हमारा जज्बा ये था कि पाकिस्तान नेवी ने फ़ैसला किया कि हम इंडियन नेवी के किसी भी जहाज़ को या किसी भी यूनिट को अपने साहिल से 100 मील के अंदर आने तक की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, और उसके लिए पाकिस्तान नेवी ने एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली तैयार की। और ये साफ ज़ाहिर है कि इन दिनों से बहुत पहले ये तैयारी थी। अच्छा, आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो जंग की तैयारी जो है वो जंग से पहले होती है, और यही पाक बहरिया ने किया 65 वॉर में। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दुनिया की तारीख़ पढ़ें और बहुत सारी आप बहरी जंगें पढ़ें और बाकी जंगें पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन सारे यूनिट कभी भी अवेलेबल नहीं होते। ये 65 की जंग में इतनी माशाल्लाह बहरिया तैयार थी कि हमारे सारे के सारे यूनिट बिल्कुल तैयार थे, मुस्तैद थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी हिकमत अमली क्या थी? हमारी हिकमत अमली का जो कलीदी जो पिलर था वो हमारी सबमरीन थी। जी ठीक। और आपको शायद जान के हैरत होगी
कि पाकिस्तान नेवी ने एक सबमरीन गाजी 1964 में यूएसए से हासिल कर ली। अच्छा। और जब 65 की जंग लगी तो दोनों नेवीज़ के दरमियान जो फ़र्क था वो इसी सबमरीन का था, और पाकिस्तान नेवी ने इसी सबमरीन की बुनियाद के ऊपर अपने पूरे प्लान्स डेवलप किए। जो आप दोज, जी आप दोज होती कहते हैं, है, जो पानी के में नीचे रहती जाती है। और आपको ये सुन के भी खुशी होगी कि पाकिस्तान नेवी वो पहली नेवी थी जिन्होंने तकरीबन एशिया के अंदर, आप समझ लें ईस्ट ऑफ सुएज, हम पहले लोग थे जिन्होंने सबमरीन ली और चलाई। क्योंकि सबमरीन एक बहुत डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म होता है और हर मुल्क के लिए इसको इस्तेमाल करना और इसको चलाना कोई आसान काम नहीं होता। जी ठीक। तो हमारी जो पूरी हिकमतें मिली थी पाकिस्तान नेवी की वो ये थी कि हमने भारतीय बहरिया को मुंबई से निकलने नहीं देना। ठीक। और इसलिए हमारी सबमरीन, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि सबमरीन जो है वो जंग से पहले दुश्मन के पानियों में चली जाती है। जी ठीक। तो हमारी सबमरीन गाजी जो है वो 2 तारीख को, यानी जंग लगने से पहले चल पड़ी, और जनाब 5 तारीख को जंग हम कहते हैं 6 से, जी हाँ 6 सितंबर से आगे दो को पहले तो पहले चली गई, और 5 सितंबर को हमारी सबमरीन मुंबई के बाहर अपनी पोजीशन ले चुकी थी। जी ठीक। और हमने अपनी सबमरीन से ये कहा कि चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि सबमरीन का काम होता है बड़ा काम करना, ये नहीं कि छोटा मोटा टारगेट फायर किया आ गए। तो हमने इनसे कहा कि जी आपने जो इंडियन की शिप के बड़े जो 2 जहाज़ हैं, एक मैसूर था और एक इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, आपने उनको लेना है ताकि जो भारतीय बहरिया है उसकी जो है बिल्कुल कमर टूट जाए। ठीक। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारा जो सोचने का अंदाज़ था वो बिल्कुल एक दिफाई अंदाज नहीं था, ये तो ऑफेंस है, ऑफेंसिव थे। ठीक। और आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं वो हमेशा ऑफेंसिव रोल में डिप्लॉय हुई हैं। 71 में भी ऑफेंसिव में रहीं, 65 में भी ऑफेंसिव में रहीं, और जब आप ऑफेंसिव रोल में होते हैं तो फिर आप दुश्मन के साथ वो कर सकते हैं जो आपका दिल करता है। अगर आप दिफाई एक नज़रिए से जंग लड़ते हैं तो फिर दुश्मन आपके साथ वो करता है जो उसका दिल करता है। आपने तो दिफा करना उस वक्त। तो हुआ ये कि जब 5 तारीख को सबमरीन गाजी अपने स्टेशन पे आ गई, अब इंडियन कोई जहाज़ निकल के आ नहीं रहा था, तो हमने ये सोचा कि हम जो हैं द्वारका पे हमला करें जाके। जब द्वारका पे हमला करेंगे तो इंडियंस जो हैं निकलेंगे बाहर, जब इंडियंस बाहर निकलेंगे तो हमारी सबमरीन जो है ना उनको अटैक करेगी। जी ठीक। तो इस लिहाज से एक फिर ऑपरेशन द्वारका प्लान हुआ, और ऑपरेशन द्वारका के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जहाज़ों ने हिस्सा लिया। परिंदे उड़े तो शिकार हो। जी हाँ। ठीक। पाकिस्तान के पास उस वक्त, अगर मैं आपसे बताऊं कि हमारी अददी फ़र्क क्या था इंडिया के साथ, तो इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी था जी, उनके पास एक क्रूज़र भी था। क्रूज़र एक बड़ा जहाज़ होता है और काफ़ी ताकतवर जहाज़ होता है, और उनके पास तकरीबन 19 दूसरे जहाज़ थे, जबकि पाकिस्तान के पास जो हमारे पास एक क्रूज़र था और 7 दूसरे जहाज़ थे। तो अददी तौर पे हम उनसे बहुत कम थे। 1-3 का फ़र्क, एक तीन का फ़र्क। लेकिन उसके बावजूद हमारी हिकमत अमली इतनी ज़बरदस्त थी कि हमने इंडियन नेवी को मौका नहीं दिया संभलने का। और 7 तारीख को इन्होंने फैसला किया, क्योंकि द्वारका पे एक रेडार लगा हुआ था, और वो रेडार जो है हमें इनकी जो रेड आ रहे थे, खासतौर पे जो कश्मीर में जा रहे थे और जो कराची की तरफ रेड आ रहे थे, उसको रेडार जो है ना वो कंट्रोल कर रहा था इनकी एयरफोर्स की। तो हमारा ख्याल ये था कि अगर ये रेडार हम डाउन कर दें तो इंडिया की जो एयरफोर्स है उसकी जो है बहुत बिनाई खत्म हो जाएगी किसी हद तक। तो एक तो ये हमारा हदफ था। दूसरा हमारा हदफ ये था कि हम जाके दुश्मन की सरजमीन पे उसको ललकारें। एक तो ये था कि हम इंतज़ार करते, वो हमें आगे कुछ कहता, फिर हम कुछ करते, बल्कि हमने ये किया कि हम दुश्मन की सरजमीन पे जाके हमने उसको ललकारा। और ये शायद बात मैं जहाँ कर रहा हूँ इस तरीके से समझ ना आए कि जब दुश्मन की सरजमीन पे जाके आप समुंदर के रास्ते अटैक करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ज़मीनी रास्तों पे तो आमने सामने होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आप यूँ समझ लें पाकिस्तान नेवी ने और कराची और द्वारका के दरमियान तकरीबन 300 मील का फ़र्क था। जी ठीक। तो पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों ने 300 मील दूर जाके फासला तय किया और उनके एरिया में गए, और इतना करीब गए जितना कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम तकरीबन 3-4 मील दूर समंदर के ऊपर जो है ना 3-4 मील बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ से आपको ये सामने मीनार नज़र आ रहा है जी। तो ये किया, और जनाब हमने शाम को यूँ समझ लें चूँकि हम चाहते थे रात को हमला किया जाए, तो ये शाम को तकरीबन 6 बजे हमारे सातों के सातों जहाज़ फुल स्पीड चले यहाँ से
जी ठीक। और जनाब तकरीबन कोई 12:20 के करीब इन्होंने पोजीशन ले ली और तकरीबन 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर हर जहाज़ ने 50-50 गोले फायर किए इंडियन सरजमीन के ऊपर। जी ठीक। और आपको हैरानगी होगी सुन के कि उस वक़्त एक द्वारका के करीब एक इनकी बंदरगाह, उसका नाम है ओखा जी। तो वहाँ पे एक इंडियन जहाज़ मौजूद था, उसने हमारे जहाज़ों की मूवमेंट को पकड़ा। अच्छा जी। लेकिन उसकी मजाल नहीं हुई कि वो आके हमें चैलेंज कर सके। ठीक। बल्कि सुबह जाके उसने जाके फिर वहाँ देखा जी क्या हमारे जो है ना नुकसानात हुए हैं, और फिर उस जहाज़ ने जाके बाकी इंडियन नेवी को बताया कि रात को इस तरीके से सर अटैक ये हुआ। अददी फ़र्क में इतना जहाज़ वसाइल मामलात, लेकिन हमारे जवानों का उस वक्त जज्बा क्या था, बहरिया के जो जवान थे, और फिर आपकी तो अपनी सर्विस सारी आप फरमा रहे थे पहले मुलाकात में कि ज़्यादातर आप आबदोज़ में रहे हैं, तो हमारे एक तो ये फ़र्क और उस आबदोज़ की परफॉर्मेंस क्या थी, और ये कि उस वक्त हमारे जवानों का जज्बा क्या था। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूँगा, पहले मैं बात करूँगा मुल्क का जज्बा क्या था। ये पूरी कौम जो है वो, यानी मैं उस वक्त अच्छी तरह याद है, मैं कराची में था तो छोटा था मैं, तकरीबन जी 65 की बात है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अब मैं पुप्पी के साथ, पुप्पी के यहाँ रहते थे, तो एक ट्रक आया नीचे खाली, और उसने कहा जी हमें जो है ना इस तरीके से हमारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं बॉर्डर से, तो उनके लिए जो है ना आप लोग कुछ इमदाद करें। आप यकीन कीजिए कि मुश्किल था 10 मिनट लगे होंगे। अच्छा। लोगों ने इतने कपड़े ऊपर से फेंके कि 10 मिनट में वो पूरे का पूरा ट्रक भर गया। वाह वाह वाह। तो ये जज्बा था। और पूरी जो कौम थी वो बिल्कुल एक, जो शुरू में आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शीशा पिलाई हुई, शीशा, हाँ बुनियान मरसूस, सुभान अल्लाह, शीशा पिलाई हुई दीवार बनी हुई थी। जी ठीक। और यही जज्बा ट्रांसलेट हुआ नेवी के अंदर, और नेवी के अंदर जो उस वक़्त जो एक जज्बा था लोगों का कि जाके हमने दुश्मन के दांत खट्टे करने। ठीक। और नेवी के अंदर ये बात थी कि हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने मौका दिया है और नेवी अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करेगी और जाके दुश्मन को जो है उसने मज़ा चखाना है। अब मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे जी हुआ ये कि इंडियन साइड पे क्या हुआ, जी। ये तो हमने जाके उनको जनाब ये भी किया, ललकारा भी और ऐसे भी किया। इंडियन साइड के ऊपर उनका मोराल बिल्कुल सिफर हुआ था। ठीक। और उनके हालात ये थे कि उनका कोई भी जहाज़ पूरी जंग के दरमियान पाकिस्तान के साहिल से 250 मील के अंदर भी नहीं आया। वाह वाह वाह। और उसकी वजह ये थी कि हमारी जो सबमरीन थी वो अपनी पोजीशन पे थी, और इंडियंस को इस बात का बिल्कुल इदराक था कि जी अगर हम बाहर निकले तो इस सबमरीन ने जो है हमारे साथ मारे जाएंगे। और ख़ास तौर पे चूंकि हम बड़े जहाज़ों को ढूंढ रहे थे, हम चाहते थे कि उनकी कमर तोड़ें, तो इस वजह से वो और परेशान थे, और इसीलिए उनका कोई भी बड़ा जहाज़ पूरी जंग के दरमियान एक दफ़ा भी आके उसने हिंदुस्तानी बहरिया तो समझे कि शामिल हुई नहीं, बिल्कुल। और वो इसलिए कि आपने उन्हें शामिल होने ही नहीं दिया। वाह वाह वाह। ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये बात मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात को समझें जी कि हिंदुस्तानी बहरिया अपनी अददी कुव्वत के बावजूद कुछ भी नहीं कर सकी। यानी उनका कोई भी जहाज़ किसी भी वक्त पाकिस्तान के साहिल से 250 मील के अंदर नहीं आ सका। अच्छा, एक और चीज़ करना तो बड़ी दूर की बात, बहुत दूर की बात। ठीक। एक और चीज़ जो हमने की, अक्सर आप यहाँ पे बातों बातों में सुनते हैं कि जी इंडिया ब्लॉकेट कर देगा, इंडिया ब्लॉकेट कर देगा। तो ब्लॉकेट करने का मकसद ये होता है कि जितने भी कोई साजो सामान किसी मुल्क की तरफ जा रहा हो उसको आप जाने मत दें, और उसकी मईशत भी बैठे और उसके अवाम में एक बेचैनी पैदा हो। ठीक। तो पाकिस्तान बहरिया हालांकि अददी तौर पे बहुत छोटी थी, लेकिन चूंकि हमारी हिकमत अमली बहुत बेहतर थी, चूंकि हमारा मोराल बहुत बेहतर था, चूंकि हम इंडिया पे अटैक कर चुके थे, तो हमने इंडिया का ब्लॉकेट कर दिया। ठीक। हमने कहा जी कोई भी जहाज़ जंगी साजो सामान लेके इंडिया की किसी बंदरगाह पर नहीं जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा, आप यूँ समझ लें किसी बहरिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि जी आपने दूसरे बहरिया की जो है उनकी बंदरगाहें उनको आपने ब्लॉक कर दिया। चूँकि उस ज़माने में अभी यानी फ़िज़ाइया में इतना दमखम नहीं था दुनिया में कि इतना भारी सामान बोझल चीज़ें लेके जाया जाए, तो रास्ता यही था कि समंदरी जो है वो रास्ता इख्तियार किया जाए, आर्मड फोर्सेस के लिए कुछ सामान पहुंचाया जाए, और वो आपने नहीं पहुंचने दिया। अच्छा, अब ये आपको शायद अंदाज़ा होगा कि जो बहरी जहाज़ होते हैं उसके बहुत
उनकी जी, कैपेसिटी बहुत होती है। बहुत ज़्यादा होती तो आम तौर पे जंगी सामान या और जो सामान है जो जंग के लिए इस्तेमाल होता है, जी। उसके लिए आमतौर पे बहरी जहाज़ ही इस्तेमाल होते हैं। जी। तो ये जब एक दफ़ा किसी पोर्ट को या किसी मुल्क को आप ब्लॉकेट कर देते हैं, आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा और सुपर पावर्स इसको करती हैं आमतौर पे, छोटी पावर्स ब्लॉकेट नहीं करती, सुपर पावर्स ब्लॉकेट करती हैं। लेकिन पाकिस्तान बहरिया सुपर पावर ना होने के बावजूद, एक अददी कमी होने के बावजूद हमने जनाब उनको ब्लॉकेट कर दिया। फिर मैं आपको बड़ी एक ज़बरदस्त बात बताऊँ। जी इरशाद। वो बात ये थी कि चूँकि हमने सबमरीन ले ली थी हाँ, और उनके पास नहीं थी और उनको इस बात का अंदाज़ा था। अब ये बात नहीं थी कि जी हम कोई, बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली ये थी, जब से पाकिस्तान बना तो इंडियन नेवी ने अपने जो सरफेस शिप्स थे या उनके जो जहाज़, बहरी जहाज़ थे, उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, पाकिस्तान नेवी की हिकमत अमली चूँकि ऑफेंसिव थी, तो हमने कहा कि हम ऐसी चीज़ लेंगे जो जितने भी ये जहाज़ हैं उनको डबोएं, ना कि हम भी जहाज़ और लें। तो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भी लिया, उन्होंने बाकी अददी चीज़ें भी ली, लेकिन सबमरीन उनको नहीं मिली। आबदोज़ बहुत कीमती भी होती है। आबदोज़ बहुत कीमती होती है, और आबदोज़ कीमती होने के अलावा जो एक काम आबदोज़ कर सकती है वो बहुत सारी नेवी के बाकी यूनिट्स मिलके नहीं कर सकते। ठीक। क्यों? इसलिए कि हम दिफाई पोजीशन में नहीं होते, हम ऑफेंस में होते हैं। हम दुश्मन के इलाके में जाके दुश्मन को ललकार के और फिर दुश्मन को वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। यही हमने 65 में किया, यही हमने जो है 71 में किया। अच्छा, अभी एक बात आप फरमा रहे थे कि जब हम बैठे हुए बात कर रहे थे और मैं तालिब इल्म आपसे सीख रहा था, और मुझे सच्ची बात है बड़ा लुत्फ़ महसूस हो रहा था तब भी और अब भी, कि बहरिया के लोगों को ये एक तालीम दी जाती है कि आपने वापस नहीं आना है, रिट्रीट नहीं करना है, पसपा नहीं होना है जब तक कि आप अपना काम पूरा न कर लें। अगर से गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन इस पर आप कुछ फरमाइए। अच्छा, ये मैं, चूँकि आपने बहुत एक मुनासिब बात की है, ये आप यूँ समझ लें हमारी जबिल्लत में है। ये हमारे खुद, जब से हमने नेवी ज्वाइन की और मैंने सबमरीन सर्विस ज्वाइन की, ये हमारे खून में आया। ठीक। हमारे बड़ों ने ट्रांसफ़र किया ये हमारे अंदर कि जब तुम दुश्मन के इलाके में जाओगे, तुमने दुश्मन के इलाके में रहना है, वहाँ से तुमने वापस नहीं आना जब तक कि तुमने अपने हदफ को नहीं पा लेना। ठीक। और ये जो हमारा, आप यूँ समझ ले, एक माइंडसेट है या नुक्ता नज़र है, या जो हमारा एक काम करने का तरीका है, ये जंग के लिए नहीं है। ये हालत अमन में भी मैसी करते हैं, हालत अमन में भी मैसी करते हैं कि जब हमें डिप्लॉय कर दिया जाता है किसी जगह पे, तो कमांडिंग ऑफिसर की और पूरे क्रू की ये पूरी कोशिश होती है कि हम अपना मिशन पूरा किए बगैर वापस ना जाएं। ठीक। और उसकी दो वजूहत हैं। एक वजूहत तो ये है कि हम वापस जाए, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, हाँ, कि जी आपको एक मिशन दिया गया था और आप वापस आ गए, जी वो हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ वो। तो हम अपनी पूरी तैयारी रखते हैं, चाहे जितना भी जैनुन कोई मामला ना हो, बिल्कुल वापसी नहीं है, वापसी नहीं है। वाह वाह। और उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी। एक आपकी ट्रेनिंग, यानी आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी तैयारी ही ऐसी हो कि आपने वापस आने का सोचना ही नहीं है। ठीक। आपका दिमाग और आपका जिस्म और हर चीज़ इस तरीके से तैयार की जाए कि जी आपने वापस आने का सोचना नहीं। दूसरी, आपकी प्रिपरेशन, यानी आप अपने प्लेटफॉर्म को, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अपने घोड़ों को तैयार करो, आपका प्लेटफॉर्म इतना तैयार होना चाहिए, मस्ततातुम, कि अपनी तैयारी रखो। ठीक। तो हम हालत अमन में अपनी बिल्कुल 100% तैयारी रखते हैं। और ये बात मुझे, आप बड़ी फ़ख्र से मैं आपको कह सकता हूँ नेवी के हवाले से, कि नेवी के जहाज़ और नेवी की आबदोज़ें और नेवी के हवाई जहाज़ इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है और इस तरीके से हम अपना सामान हर वक्त तैयार रखते हैं कि आज जंग लग जाए तो कल हम तैयार हैं। हमें कोई राशन पानी, आज की तैयारी जो हमारी, आज अगर हमें इस कौम पुकारे कि जी हमें वक्त आ गया और आप पहुँच जाएँ, तो हम बगैर किसी तैयारी के तैयार हैं। वाह वाह। 3 तैयारी हम वक्त है, हम वक्त तैयारी, वाह, हम वक्त तैयारी। उसकी वजह यह है कि अब आपने जैसे देखा होगा कि जो पाकिस्तान इंडिया के आजकल जिस तरह ताल्लुकात होते हैं, अब जंग के लिए हमें कोई वक्त नहीं दिया जाएगा। सही। हमें एज आर्म फोर्सेस और ख़ास तौर पे नेवी। अच्छा, नेवी की एक और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, शायद वो मज़े की बात मैं आपसे लेता हूँ। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक पहले ले लें और फिर आपसे ये मज़े की बात सुनते हैं। नाज़रीन,
वाकई बातें मज़े की हो रही हैं और 65 की वॉर का तज़किरा नेवी के हवाले से, हमारी शानदार बहरिया के हवाले से जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आप सुन रहे हैं। हमारे मेहमान हैं मोहतरम नवीद अहमद साहब, कमोडोर रिटायर्ड। और आप एक छोटी सी ब्रेक मेरे और आपके साथ, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनसे बहुत सारी बातें और भी सुनते हैं। एक वक्फा। ऐ वतन हम है तेरी शम्म के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ऐ वतन हम है तेरी, ऐ वतन हम है तेरी शम्म के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ऐ वतन हम है तेरी। नाज़रीन वेलकम बैक। आप पैगाम टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से। और आज हम पानियों में रहने वाले जानदार शानदार जवानों की बात कर रहे हैं। और पानियों की खैर, पाकिस्तान के पानियों की खैर के यहाँ पर जिन लोगों ने जो जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए 65 की जंग में, आज वो हमारा मौजू है। और कमोडोर रिटायर्ड मोहतरम नवीद अहमद साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, आज हमारे मेहमान हैं। मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ सर। बहरिया के हवाले से आपसे बातें सुन रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी एक ब्रेक पर जाने से पहले मज़े की बात आप सुनाने लगे थे, इरशाद फरमाइए। मैं चूँकि हम ज़्यादातर लोग समुंदर से इतनी वाक़फ़ियत नहीं रखते, ख़ास तौर पे पंजाब वगैरह में, कराची में भी इतनी नहीं है, तो अर्ज़ में आपसे करना चाह रहा था कि जो समंदर है जी, इसके अपने कवानीन हैं जी ठीक। और यहाँ तो बड़ा वाज़ेह है कि भाई ये उस तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है, ये ईरान है, सरहदें वाज़ेह हैं, लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जी बिल्कुल वाज़ेह निशानात हैं, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया, ईरान। लेकिन समुंदर के ऊपर कोई सरहद नहीं होती। हाँ, तो समुंदर की सरहद कैसे बनती पर सुनते हैं माहीगीर गलती से उधर चले जी, गए या इधर आ गए। जी। तो समुंदर की सरहद कैसे बनती है? तो समुंदर की सरहद ऐसे बनती है कि 12 मील का जो इलाका होता है जी, जी। किसी मुल्क की साहिली पट्टी के साथ साथ, वो उसकी आप समझ लें अपनी सरजमीन का तकरीबन हिस्सा होता है। 12 मैं ज़्यादा मील तक जी जो। जी मैं टेक्निकल उसमें नहीं जी, जाऊँगा, ठीक। तकरीबन 12 मील। 12 मील के आगे जो है ना बैन अल-अक़वामी सरहद है, जी, हर बंदा वहाँ आ सकता है, हर जहाज़ वहाँ ऑपरेट कर सकता है, कोई भी जहाज़ कहीं ऑपरेट कर सकता है। तो जो समझने की बात यह है कि समुंदर जो हैं इनको कहते हैं समुंदर जोड़ते हैं, जी, और लैंड डिवाइड्स, समंदर कनेक्ट्स। वाह, ये चीज़ लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि समुंदर की खूबसूरतियत यह है कि ये दुनिया को जोड़ता है आपस में। जोड़ता है, ठीक। इसीलिए आज आप कराची की बंदरगाह से बाहर निकलें और समुंदर आपको दुबई ले जाएगा, समुंदर आपको सिंगापुर ले वाह, जाएगा, वाह, समुंदर आपको अमेरिका ले जाएगा। नो हर्डल्स, नो हर्डल्स। ठीक। तो जो खूबसूरती जो इस बात की है, जो पाकिस्तान की जो बहरी सरहदें जी। हैं उनकी हिफाजत करना जो है वो पाकिस्तान बहरिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अवलीन जिम्मेदारी यही है। और जो सबसे बड़ी जो हमारी, ये नहीं कि हमारी अफादियत सिर्फ जंग के दौरान है, हमारी हालत अमन अफादियत में जो है वो। अमन के दौरान ज़्यादा है। जी ठीक। नेवी की अफादियत अमन के दौरान ज़्यादा है, दो वजूहात की बिना पर। पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान की सारी तिजारत तकरीबन 95% जो है वो समंदर के रास्ते होती है। जी ठीक। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि लाहौर में आपने देखा होगा कि जी अगर हमारा एक तेल बरदार जहाज़ जो तेल लेके जिसने पाकिस्तान आना है, जी। अगर वो 2 दिन लेट हो जाए तो लाहौर के पेट्रोल पंपों पर रश शुरू हो जाएगा। जी, इन रास्तों को खुला रखना इनकी अमन में हिफाजत करना। और जंगी हालात में, ये पाकिस्तान बहरिया की सबसे पहली जिम्मेदारी। जी ठीक। तो हम ज़माने अमन में भी पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे समुद्री रास्ते वो ये खुले खुले रहें और महफूज रहें। रहें। हाँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब जंग लगे उस वक़्त अगर दुश्मन हमारे जंगी रास्तों पे किसी तरह से असरअंदाज होने की कोशिश करे तो फिर हम उस वक़्त उनका दिफा करें, और उसके लिए हम जो है हर वक़्त, जैसे मैंने आज किया, हम तैयार रहते हैं। जंग की हालत में तो ज़्यादा जो है वो ये कीमती हो जाता है कि जो जहाज़ हमारे आ रहे हैं उनमें जंगी साजो सामान भी हो सकता है। बिल्कुल आपने और सही उनमें फरमाया, जैसे बिल्कुल सही पेट्रोल फरमाया, की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि जब हालात जंग में आप जाते हैं
तो दुश्मन की कोशिश ये होती है कि आपके समुद्री रास्तों को मजबूत कर दे। जब वो समुद्री रास्ते मजबूत होंगे तो आपकी जो है इकॉनमी बैठेगी और साथ साथ एक क्योस फैलेगा पूरे मुल्क के अंदर। तो नेवी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जी अपनी समुद्रों की हिफाजत करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं उसके लिए पाकिस्तान ने बिल्कुल मुस्तैद है। और अगर आप और चाहेंगे तो मैं इस पे और रोशनी इसमें डाल तो ये कि अगर रास्ते मजबूत कर दें किसी के, तो जंग लड़े बगैर भी उसको शिकस्त दी जा सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जंगी हिकमत अमली है जिसका आपने भी तस्करा किया। बहरी जंगों में एक ये भी हिकमत अमली है जिसे हम कहते हैं कॉमर्स वॉरफेयर, यानी इसकी टेक्निकल टर्म है कॉमर्स वॉरफेयर, कि जी आपने अपनी जंग इस तरह की से लड़नी है कि दूसरे की इकोनॉमी को आप बिठा दें। जब दूसरे की इकोनॉमी आप बैठ जाएगी वो खुद ब खुद आपके साथ बात करने को तैयार हो जाएगी। तो ये एक पूरी हिकमत अमली है जो हम पढ़ाते हैं कॉमर्स वॉरफेयर के अंदाज में। अच्छा, आप पढ़ाते भी तो हैं जो नेवल स्टाफ है और जो ऑफिसर्स हैं, तो ये आप फरमा रहे थे कि 2010 में आप जी रिटायरमेंट हुई आपकी, और उसके बाद आपने चेंज ऑफ जॉब, नाउ यू आर अ टीचर, रिस्पेक्टेबल टीचर। तो ये एक्सपीरियंस कैसा है जवानों को और अफसरों को पढ़ाना, नेवी के बहरिया के लोगों को? मैं जब रिटायर हुआ तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारे लोगों ने कहा भाई ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन मेरे जहन में जो बात थी वो ये थी कि ये वक्त देने का है, लेने का नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हर एक को ये जज्बा अता फरमाए कि ले बहुत कुछ लिया बहुत है, दिया है, अब दिया जाए, दिया जाए। वाह, मैं वाह, वाह, मैं क्या दे वाह, सकता हूँ, वाह, मैं क्या दे सकता हूँ। वाह। तो अब चूंकि हम तो जंग लड़ नहीं सकते, हम रिटायर हो गए, यूनिफॉर्म भी उतर गया, अब हम उन लोगों को तैयार कर सकते हैं जिन्होंने अगली जंग लड़नी है। आप बादशाह गर हो गए ना, बादशाह गर हो गए आप। वाह। तो अब मेरी सारी मेहनत का महवर ये है, ये हमारे आने वाले ऑफिसर्स जो कि मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के हैं जी, और जिनके लिए, और मेरी जो कोर एरिया है जो मैं पढ़ाता हूँ वो है जंगी हिकमत अमली। जी ठीक। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑफिसर्स को हम तैयार करते हैं, वो जैसे शाहीन को आप तैयार करते हैं, वाह वाह तो इन शाहीनों को हम तैयार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला कल जब जंग लगेगी तो इन बच्चों को जिनको आज हम तैयार करें, जिन ऑफिसर्स को हम तैयार करें, ये इंशाअल्लाह ताला वैसे ही हमें जंग जीत के दोबारा देंगे जैसे कि हमने 65 में जीती, और जैसे कि हमने बार बार ये इस बात को दुनिया के सामने साबित किया है कि पाकिस्तान गो के एक छोटा मुल्क है लेकिन हम कभी किसी से दबे नहीं, सही। हमने कभी किसी के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ कोई कज बहसी की या उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं, हाथ भी तोड़ देंगे और आंखें भी निकाल और देंगे। हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो याद करेंगे। और मैं एक छोटी सी ज़िमनन बात आपसे अर्ज कर दूं जी। 65 की जंग के हवाले से। जी 65 की जंग का जो जख्म है ये आज तक इंडियन नेवी नहीं भूल सकी है। ठीक। आप उनकी कोई भी किताब उठा के देख लें, तारीख, चूँकि मैं तारीख के हवाले से भी थोड़ा सा मुझे शौक है, ख़ास तौर पर बहरी तारीख। निसफ सदी से ज़्यादा गुजर गया वक्त, लेकिन आपने कहा कि वो अभी तक वो भूले नहीं सके। है। वाह। आप उनकी कोई किताब उठा के पढ़ लें, जी। जैसी 65 की जंग का तस्करा आएगा वो द्वारका का जख्म उनका हरा हो जाएगा। जैसी 65 का तस्करा आएगा द्वारका का जख्म हरा हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए एक बड़ी, मैं मज़ेदार आपको एक बात बताऊं। जी, बातें वैसे सारी मजे की कर रहे हैं आप। जब सन 71 की जंग लगी, जी चूंकि 65 में हम उनको ये जख्म लगा चुके थे, तो इंडियन नेवी ने ये अपने साथ एक तरह का वादा किया कि जी हम 65 की जंग का बदला लेंगे। बदला लेंगे। और बदला कैसे लेंगे कि हम जाके, जैसे पाकिस्तान ने हमारी साहिल पे आके हमला किया था, जी। हम भी जाके पाकिस्तान के साहिल पे हमला करेंगे। और इसके उन्होंने पूरी प्लानिंग की। ये अल्लाह सुब्हान तआला का अपना निज़ाम है, उनकी प्लानिंग धरी की धरी सारे रह गई, फैसले ज़मीन पर नहीं होते। ज़मीन पर नहीं होती। वाह वाह। उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कुछ वजूहात की बिना के ऊपर उनका पूरा प्लान, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत करीब आ गए, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि वो हमला नहीं कर सके पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। उस वक्त तो आप दोस्त वगैरह वो भी ले चुके होंगे। अच्छा, उनके पास भी अच्छा एक और आपने एक बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझे किया है कि भाई जब हमारे पास आप दोस्त थी 65 में, तो हमने तो उनको बहुत जी बांध मतलब के रख दिया। बांध के रखा। बांध के रख दिया। अब उन्होंने भी आप दोस्तें ली, उन्होंने ली 67 में, 67 में आप दोस्तें, 1967 में उन्होंने आप दोस्तें, फौरन उन्होंने उसके बाद जी वो लगे हुए थे, नहीं लगे हुए थे कि भाई आप दोस्त एक ऐसा हथियार है जो जंग को दुश्मन के इलाके में लेकर जाता है। वो जहाज को जो नीचे से फायर करते हैं, तारपेडो टॉर्पेडो कहते हैं, जी, जी, टॉर्पेडो जी, जो है, टॉर्पेडो। उसके जरिए। जी। तो
अब जब उन्होंने ले लिया आबदोज़ें, तो जब सन 71 की जंग लगी तो सन 71 की जंग के अंदर भी हमारी आबदोज़ों ने उनके जहाज़ डुबोए। उनकी आबदोज़ें भी आई हमारे इलाके में, लेकिन उनकी आबदोज़ों ने कोई काम नहीं कुछ नहीं कर सके। ठीक। और मैं आपको एक और अभी का वाक़या बताऊं। जी। मैं आपको एक और ये बताऊं कि जब, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब जंग लगने से पहले आबदोज़ें दुश्मन के इलाके में चली जाती हैं, ठीक। उनकी भी हमारे इलाके में आ जाती हैं। अब जब पुलवामा का ये जो आपको सुना होगा, जो आबदोज़ की निशानदेही भी होती है कि आ रही है या हमारी आबदोज़ कहीं जा रही है, तो वहाँ पर पता चलता है, जैसे रडार पर ये बिल्कुल एयरक्राफ्ट आ कुछ जाते पता हैं। नहीं चलता, अच्छा। कुछ पता नहीं चलता। जब आबदोज़ पानी के नीचे चली गई, उसके बाद सिर्फ हमारे हेडक्वार्टर को इतना पता चलता है कि जी हमने आबदोज़ को कहा था कि जी आज आपने यहाँ होना है, तो आज वो वहाँ होगी। ठीक। जरूरी नहीं कि अच्छा, वहाँ कोई हो, राब्ता कोई नहीं, राब्ता नहीं होता। अच्छा। कोई राब्ता नहीं होता, ठीक। क्योंकि जैसे ही राब्ता होगा तो दुश्मन को पता चल जाएगा, पकड़ा जाएगा, राब्ता पकड़ा जाएगा। हम सिर्फ सुनते हैं। अच्छा जी। हमें आप बता सकते हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन हम कोई आवाज़ नहीं निकालती आबदोज़ ठीक। किसी भी सूरत हाल में। यानी हम बिल्कुल खामोश रहते हैं, कोई हमें नहीं पकड़। और यही हमारी स्ट्रेंथ है सही। कि दुश्मन को पता नहीं होता कि आप हैं आबदोज़ कहाँ है पर। कहाँ, और ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। और एक आबदोज़ को ढूंढने के लिए आप यूँ समझ लें, पूरी एनिमी जो फोर्सेस हैं 8-10 जहाज़ मिलके एक आबदोज़ को ढूंढते हैं। अच्छा जी। और मैं जिस बात की तरफ आना चाह रहा था वो ये जी, कहना इरशाद। चाह रहा था कि जब पुलवामा हुआ तो पुलवामा हमारी आबदोज़ें वहाँ चली गई और उनकी आबदोज़ें भी यहाँ गई। इधर आ गई। हमारी जो आबदोज़ें गई वहाँ पे, इंडियन नेवी ने जोर लगा लिया, जी। पूरा जोर लगा लिया। उनका मीडिया अभी भी भरा हुआ, आप पढ़ के देख लें, पूरा जोर लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई आबदोज़ का पता नहीं चला। ठीक। और उन्होंने जो आबदोज़ भेजी थी अपनी एक नई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, अल्हम्दुलिल्लाह जना हमने उसको पकड़ लिया यहाँ। अच्छा जी। और ना कि उसको हमने पकड़ा। अच्छा, आबदोज़ के पकड़ने का मतलब ये होता है कि अब आप उसके साथ जो मर्जी करें, आपने सिर्फ एक टॉर्पेडो फायर करना है, वो आबदोज़ तबाह हो जाएगी। तो जब हमने आबदोज़ पकड़ी, हमने उस आबदोज़ को 24 घंटे तक ट्रैक किया, जब तक कि हमारे पानियों से वो निकल के चली नहीं गई। नुकसान नहीं पहुंचाया। वो पहुँचाने भी ना देते हम उसको, अगर वो चाहती भी तो। वो तो उनको शुक्र करना चाहिए कि हमने उसको छोड़ दिया। बाहिफाजत जो है वो, नहीं, हमने जाने दिया। जी, जाने चले गए वो। क्योंकि हमारा नेशनल लेवल के ऊपर ये फैसला था, जैसे हमने अभिनंदन को हमने वापस किया, जी जी। नेशनल लेवल के ऊपर ये फैसला था कि हम जारियत नहीं करेंगे। और अगर हम चाहते, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये फैसला करती और नेवी को हुक्म देती कि जी अब इस वक्त इस आबदोज़ को आप तबाह कर दें, तो हमने मिनट नहीं लगाना था। वहाँ आपके वो हमारे नीचे थी, हमें तसल्लुत पता ये में सामने है। ठीक। और 2 टॉर्पेडो फायर करते उसने खत्म हो जाना। अच्छा, मजे की बात है, आबदोज़ को पता नहीं चला हमने उसे पकड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, अच्छा। ये खूबसूरती थी। वो अपने नॉर्मल तरीके से जो उनका तरीका वारदात था वो कर रहे थे, हम उनको 24 घंटे तक ट्रैक करते रहे, और जब तक कि वो पानियों में ना चली गई और हमने उनको छोड़ दिया। यानी आप यूँ समझ, जैसे हमने अभिनंदन को वापस किया एक खैर ज़गाली के जज्बे के तहत, इसी तरीके से हमने उनकी आबदोज़ को भी जाने दिया एक खैर ज़गाली के जज्बे के तहत। जो नौजवान ज्वाइन करते हैं फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को, तो नेवी के लिए भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, तो वो सारा तरीक़ाकार थोड़ा सा ऐसे शानदार इदारे को ज्वाइन करना ख्वाब होता है जवानों का। पहली बात तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर आप मुझसे कहें कि आप दोबारा 15 साल के हो जाएं और क्या करेंगे, मैं दोबारा नहीं, वही करेंगे। मैं नहीं में जाऊँगा दोबारा। नज़र आ रहा है जी। उसकी वजह जी 2-3 वजूहात हैं नेवी की। जी। मैं इस बात की तरफ नहीं जा रहा कि जी बर्री फ़ौज और जो फ़िज़ाई फ़ौज हमारी है, नहीं, वो अपने अपने उसके किरदार चैलेंजेस, हैं जी, अपने उसके अपने चैलेंजेस। पहली बात जो है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स है। जी। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग और इंजीनियरिंग सेंसेस बहुत अच्छे होने चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी नेवी ऑपरेट करती है, आप यूँ समझ लें, अगर नेवी की आज आपने ज्वाइन किया है तो 3-4 साल के अंदर, 3-4 साल के अंदर आप कम से कम 5-6 मुल्कों की सैर कर चुके होंगे। हाँ, दूसरी चीज़ ये ये एक बड़ा चार्म है, बहुत चाम है हाँ। कि जी आप 20-22 साल का बच्चा दुनिया अभी घूम रहा है। दुनिया घूम रहा वाह। है, कभी दुबई घूम रहा है, कभी ईरान की बंदरगाह में पहुंचा हुआ है, कभी जनाब जो है वो सिंगापुर में पहुंचा हुआ है। तो 20-22 साल के नौजवान अफसर के लिए एक दुनिया का घूमना एक बहुत एक्साइटमेंट होती है। नाजरीन, कमोडोर नवीद साहब हमें बता रहे हैं कि 20-22 साल का नौजवान आधी दुनिया घूम लेता है, जो बहरिया को ज्वाइन करता है, नेवी फोर्सेस को ज्वाइन करता है,
और इसी तरह की मैं महसूस करता हूँ आपकी ज़ंबील में सैकड़ों नहीं हज़ारों वाक़यात हैं और चीज़ें हैं। तो एक ब्रेक, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐ वतन हम है तेरी शम्म के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ऐ वतन हम है तेरी, ऐ वतन हम है तेरी शम्म के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ऐ वतन हम है तेरी। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न नेटवर्क की स्पेशल ट्रांसमिशन यौम दिफा के हवाले से, और आज हम बहरिया की बात कर रहे हैं, अपनी प्यारे इदारे नेवी की बात कर रहे हैं। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं नौजवान, और आगे उनके लिए इंसेंटिव्स क्या हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कमोडोर रिटायर्ड नवीद अहमद साहब, और आपके पास सितारा इम्तियाज़ भी है मिलिट्री का। सर ये कब मिला सितारा इम्तियाज़ आपको? दरअसल सितारा इम्तियाज़ जब आप एक ख़ास अपनी सर्विस की मुद्दत मुकम्मल कर लेते हैं जी, तो फिर चीज़ा अफसरों को जो है ये सितारा इम्तियाज़ दिया जाता है उनकी खिदमत के, परफॉर्मेंस जो उनकी होती है जी उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस जी ठीक। तो आप चूँकि आपने अर्ज़ किया कि नौजवानों के लिए नेवी में क्या जी है, बिल्कुल तो मैं ज़रा उस हवाले से बात करना चाहूँगा। दो चीज़ें, जी अच्छा एक तो नेवी की जो आउटलुक है या जो हमारा देखने का तरीका है जी वो है बैनुल अक़वामी तरीका। जी ठीक। मकसद जैसे अक्सर हम जब समुंदर पे जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 12 मील के बाद एक ओपन एरिया जाता है। इंटरनेशनल वाटर्स है। जी ठीक। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर हमारे इंटरेक्शन होता है दूसरे मुल्कों की नेवीज़ के साथ। जो अक्सर वहाँ हमारे मौजूद होते हैं। नहीं, हम जैसे हम जाएंगे, जी ठीक। जैसे अगर यहाँ पे जो है जर्मन नेवी आई हुई है जी या यूके की नेवी आई हुई है या चाइनीज़ नेवी आई हुई है, तो हम आपस में जो मशकें करते हैं वो भी बैनुल अक़वामी मशकें होती हैं। यानी हमारा जो नेवी का ऑफिसर है उसके सोचने का अंदाज ही इंटरनेशनल लेवल का होता है, एक्सपोजर वो है। एक्सपोजर उसका वो होता है। यानी हमारी जब मशकें होती हैं, अब जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारी एक मशक इसी साल ख़त्म हुई है, अमन जी अमन सीरीज़ के अंदर 45 मुल्कों ने हिस्सा लिया। अच्छा। और आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर 23 मुल्कों की नेवीज़ आई यहाँ पर कराची में। और अच्छा, उसका ज़्यादा इजहार नहीं, इजहार इसलिए नहीं होता, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नेवी की जो कि आप कह लें कि जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है जी। वो इंसानी नज़रों से आमतौर पर दूर होता है। दूर होता है, ठीक। समंदर में लोग नहीं जाते, लोग मीडिया नहीं देखते, भी क्यों लोग नहीं वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, ठीक। कर पाता। तो इस साल 45 मुल्कों ने हिस्सा लिया हमारी मशकों में, जिसमें से जो है नेवीज़ आई, जिसमें यूएस नेवी, चाइनीज़ नेवी, रशियन नेवी, यूके नेवी एंड फ्रेंच नेवी एंड मैनी अदर्स। और खूबसूरती की बात सुपर ये पावर्स हैं, सुपर उनके भी पावर्स लोग हैं, जी ठीक। और खूबसूरती की बात यह है कि दुनिया की आंखें जब खुली जब उन्होंने ये देखा कि रशियन नेवी और यूएस नेवी और चाइनीज नेवी एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। ये सिर्फ नेवी कर सकती है, वाह वाह, ये किसी और जगह पे नहीं हो सकती। ठीक। तो हमारी जो मशकें होती हैं वो होती ही बैनुल अक़वामी मशकें। जी ठीक। और हमारे लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना और मशकें करना एक बड़ी आम सी रूटीन सी चीज़ है। तो इसलिए हमारे जो नौजवान हैं, यंग ऑफिसर्स जो हैं, जब आप उनसे आप मिलेंगे तो उनकी एक वसअत निगाह और उनके नज़रिया और सोचने का तरीका बड़ा फ़र्क होगा बनिस्बत कि उन लोगों के जो कि अपने मुल्क तक महदूद रहते अपने हैं। मुल्क का महदूद है। और दूसरी चीज़ ये कि टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। तो नेवी के ऑफिसर्स की हम इतनी ट्रेनिंग करते हैं, एक तो उनको बैनुल अक़वामी एक्सपोजर मिल जाता है जी। और दूसरी हमारी ट्रेनिंग इतनी सॉलिड होती है कि हम हर जगह पे जो है माशाल्लाह अपना लोहा मनवाते हैं। और पाकिस्तान नेवी गो के एक छोटी सी नेवी है, मैं आखिरी चूँकि बातें हैं, छोटी नेवी है, लेकिन इस पूरे जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है, यानी हमारा जो इलाका है, उसके अंदर हमारा असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी नेवी जहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं उसके अंदर एक CTF 150 है जो कि हमारा एक कोalition बनी थी वॉर अगेंस्ट टेरर में। पाकिस्तान नेवी उसका हिस्सा है। और नेवी की जो पॉलिसी रही है जी कि जी हम किसी, जो अब हमारी पॉलिसी मुल्की भी हो गई है जी, कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हाँ, बल्कि हम अमन की जो कोशिश है उनका हिस्सा बनेंगे।
ठीक। इसीलिए जो हमारी एक्सरसाइज है जिसमें मैंने आपको बताया कि अमन 45 सीरीज, अमन थे, सीरीज नाम ही उसका है। नाम ही अमन रखा है, पीस। और इसी तरीके से जो बहरी कज़ाक हैं बाबुल मंदब के ऊपर जो दुनिया की जो रसद गाहें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान नेवी का एक जहाज़ तकरीबन पूरे साल मौजूद अच्छा, होता ये है। कज़ाक, वो हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे, समुद्री जो डाकू हैं वो आते हैं, लूट लेते हैं, अभी भी इनका वजूद है? अब इनका वजूद उस तरीके से नहीं है जैसे पहले था। जी। अब इनका वजूद यह है कि ये एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। एक एक जहाज़ के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान होता है। सही। और अगर वो जहाज़ जो है किसी तरह कोई उसके अगवा कर ले तो आप यूँ समझ लें कि आप, तो ये एक बहुत, शुमाली कज़ाकों ने क्या किया कि इन्होंने जहाज़ अगवा करने शुरू किए, दो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। तो इसका जो रिस्पॉन्स आया वो पूरी दुनिया से आया, हाँ। अकेले पाकिस्तान से नहीं आया। रशियन नेवी, अमेरिकन नेवी, इंडियन नेवी, हर मुल्क का इंटरेस्ट आ गया, हर मुल्क का इंटरेस्ट आ गया कि ये जो दुनिया की जो रसद गाहें हैं इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इन्हें महफूज रहना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान नेवी का पूरा हिस्सा है। और जो ये कोalition है जो यानी 5, 6, 7 मुल्क मिलके एक जगह को सेफ करते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान नेवी की कमांड भी करते रहे हमारे ऑफिसर्स। यानी आप यूँ समझ लें बैनुल अक़वामी फोर्सेस को हमारे पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने कमांड किया है। एक दफ़ा नहीं किया, 5, 6, 7 दफ़ा किया। बारहा। और ये सिर्फ उन नेवीज़ को दिया जाता है जिनके ऑफिसर्स को इस काबिल समझते हैं कि यार ये बाकी नेवीज़ के अफसरों के उनके कमांड कर सके। वाह। तो ये हमारी ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ है। और एक चीज़ मैं आपसे अर्ज कर दूं जी, फरमाइए। कि जो हमारा नेवल वॉर कॉलेज है, जी। इस नेवल वॉर कॉलेज के अंदर हम सिर्फ अपने अफसरों को ट्रेन नहीं करते, बल्कि बाकी मुल्कों से भी ऑफिसर्स आते हैं जिनकी हम ट्रेनिंग करते हैं। और इस वक्त भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ास तादाद हमारे पास मौजूद है। और ये हमारे आमतौर पर किन ममालिक से हमारे यहाँ हमारे जितने भी दोस्त ममालिक हैं वहाँ से जी, ठीक। आते हैं। और उनकी ट्रेनिंग हम इसलिए करते हैं कि वो पाकिस्तान की ट्रेनिंग में उनको ट्रस्ट है। उनके पास चॉइस होती है कि जी वो किसी मुल्क में भी जाके अपने लोगों को ट्रेन करें। इंटरनेशनली रिकग्निशन है। मिसाल के तौर पर नाइजीरिया से लोग इस वक्त आए हुए हैं, मैं और लोगों का नाम नहीं लूँगा चूँकि उसका ये जरा एक उसका सीक्रेट भी है ना जी। एक दूसरा पहलू भी है। लेकिन हम उन लोगों को ट्रेन करते हैं और ये तादाद हर साल बढ़ रही है, जिससे ये पता चलता है कि तादाद भी बढ़ रही है और पाकिस्तान पर एतमाद भी बढ़ रहा है। ठीक। हालांकि कोविड की सूरत हाल है, उसूली तौर पे लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हुए सोच रहे हैं, घबराते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के अंदर जो है, चूँकि हमने ट्रेनिंग का मेयार वो रखा हुआ है कि हम अपने दोस्त ममालिक के ऑफिसर्स को आएँ और उनको उस लेवल पर लेके जाएँ जहाँ पर कि उनकी नेवीज़ जो है हैप्पी हों, खुश हों हमारे साथ, और वो सेटिस्फाइड हों और हम साथ मिलके काम कर सकें। अच्छा सर, 2-4 बरस की बात नहीं, ये पौन सदी का किस्सा है कि ये लड़ते भिड़ते हम पर बार बार जंगें मुसल्लत की गई और जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस अपना किरदार भी अदा करते रहीं। कौम भी जो है वो, जो आप शुरू में हम बात कर रहे थे कि फ़ौजें नहीं लड़ती हैं, कौमें लड़ती हैं। तो आने वाले दिनों में आप क्या फोर्सी करते हैं? नेवी आपने कहा छोटी सी है, हम तो समझते हैं बहुत बड़ा इदारा हमारा। और ये कि वो जो सफ़ेद रंग की सर उन्होंने पहनी होती ना यूनिफॉर्म, और मैं तो बड़ा फैसिनेट होता हूँ, ऐसा खूबसूरत एक मंज़र होता है। तो यानी मुझे आप कहने दीजिए, मुझे यूँ लगता है जैसे फरिश्ते कतार अंदर कतार खड़े हुए हैं। तो ये सर जो चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में भी हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप एक ज़िम्मेदार फ़र्द होते हुए बहरिया के, और आपने एक उम्र गुजारी है, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं हमारी बहरिया उसके लिए किस कदर तैयार है? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक होने जा रहा है वो सी पैक। जी, अब मैं उसी के लिए चाह रहा था, गवादर और सी पैक जो है, सी पैक की जो बेस है, जिसने सी पैक को चलाना है वो है गवादर पोर्ट। जी बिल्कुल। इस हवाले से पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई यकीनन। और उस हवाले से हमने सी पैक को कामयाब करने के लिए गवादर को कामयाब करना है। और गवादर को अगर कामयाब करना है तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो रास्ते गवादर की तरफ आ रहे हैं उस पूरे महफूज हैं। ठीक। और वहाँ पर कोई दुश्मन या कोई दूसरी कुव्वतें आके अपना असर और रसूख ना इस्तेमाल कर सकें। जबकि सर हम ये जानते हैं बगैर तफसीलात में जाए कि इस तरफ ख़तरा बहुत है। इस तरफ ख़तरा इसलिए ज़्यादा है कि ये स्टेक्स बहुत हाई हैं। स्टेक्स बहुत हाई हैं। अब आपको पता है तकरीबन $46 बिलियन की सी पैक की तकरीबन इन्वेस्टमेंट है। जी बिल्कुल।
और फिर पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो सारे के सारा सी पैक से कनेक्टेड है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान की सूरत हाल अब थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो सी पैक अगले चंद सालों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए वाकई गेम चेंजर। तो इसलिए पाकिस्तान बहरिया की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं जी बेशक। और उसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी भी बढ़ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है मुख्तलिफ ममालिक से जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मैं जैसे तस्करा कर दूं कि जैसे मैं समरीन की पहले तस्करा किया, हमने अब आबदोज़ें हम और ले रहे हैं ताकि हमारा इलाका और महफूज हो जाए। हम और जहाज़ लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तो आज मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि एक तो ये चैलेंजेस हैं जो कि सी पैक के हवाले से, उसके लिए नेवी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आज तैयार है, मुस्तैद है और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई। अब रह गई बात, इस हवाले से कौम को फिक्र की ज़रूरत नहीं है, कम से कम नेवी अपना रोल पूरा प्ले करेगी और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और इस बात के लिए हम आज से तैयारी नहीं कर रहे। नेवी आज से तकरीबन 30-35 साल पहली दफ़ा गवादर गई थी। नेवी ने सबसे पहले गवादर में वो पौधा लगाया जो कि आज हम सी पैक की तरह उसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नेवी अब हम चूँकि अपनी साहिली पट्टी में, चूँकि गवादर जो है हमारे मगरिब में है, तो अब नेवी की जो एक्सपेंशन ज़्यादा है वो मगरिब की तरफ। यानी एक तो सर दिफा है ना, अर्ज़ वतन का दिफा है, लेकिन ये तो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा किया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया जी। और दूसरा ये कि जो जंग की तैयारी है, मैं आपको आज ये 100% यकीन से बता सकता हूँ जी, अगर किसी ने पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत कोशिश की, ख़ास तौर पे समंदर पे, तो इंशाल्लाह ताला वो सोचते ही रहेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। और उनके साथ इंशाल्लाह ताला हम इतने तैयार हैं, आपके मुंह में घी शक्कर, इतने हम तैयार हैं कि वो याद रखेंगे। और इसीलिए उनकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनको अगर उनको ज़रा सा भी हमने मौका दिया जी कि वो हमें किसी तरह नुकसान पहुँचाए, वो बिल्कुल नहीं चूकेंगे। वो उस मौके की तलाश में रहते हैं हर वक्त। बात तो सर आपने की कि इंटरनेशनली जो होती हैं हमारी मुश्तरका बहरी मशकें, उनमें भी हमारे लोगों को कंसिडर किया जाता है। रेटिंग अगर हम करें तो आप पाकिस्तानी नेवी को कहाँ देखते हैं इंटरनेशनली? हम अपने इन महदूद वसाइल के साथ, लेकिन आप जैसे असातिज़ा जो उन्हें पढ़ा रहे हैं और उनके अंदर एक जज्बा बेदार करते हैं और नौजवानों को तैयार करते हैं, तो रेटिंग में हम कहाँ पर हैं दुनिया में? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस वक्त मैं दुनिया की बात तो नहीं करूँगा, अपने रीजन की बात करूँगा, क्योंकि दुनिया में तो फिर बहुत सारे मुल्क आ जाएंगे। जी, हमारे रीजन के अंदर पाकिस्तान नेवी की इजाज़त के बग़ैर तकरीबन कुछ नहीं हो सकता। वाह, यानी इतना हमारा असर रसूख है इस खित्ते के अंदर। गो के हम तादाद में छोटे हैं, गो के तादाद में हमारी अददी कमी है, लेकिन हमारी हिकमत अमली इतनी बेहतर है कि इस वक्त भी इस पूरे खित्ते के अंदर हमारी इजाज़त के बगैर कोई भी बड़ा इकदाम नहीं उठाया जा सकता। कुंद तलवारों के मुकाबले में जो बड़ी बड़ी हों, एक छोटा तेज़ खंजर ज़्यादा काम कर सकता है। लेकिन अगर खंजर जो है आपका तेज़ हो और आप हम वक्त तैयार हो, तो आप उसी खंजर से एक बड़े से बड़े जो है दुश्मन को नीचे ला सकते हैं। और तारीख भरी पड़ी है, मुसलमानों की तारीख भी और दूसरी तारीख भी, कि हमेशा छोटी कौमों ने बड़े कौमों के साथ जो है जब मुकाबला हुआ, बशर्ते कि आप तैयार हैं और बशर्ते कि आपने अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार किया हुआ है जिस वक्त के लिए कौम ने आपको इस बात की जिम्मेदारी दी हुई है, ताकि लोग जो हैं अपने कारोबारों को और चीज़ों को उसी खुशी और हंसी के साथ करें जैसे वो कर सकते हैं, ताकि हम समुद्रों पे रहें और हम ये इस बात की गारंटी दें इस मुल्क को कि जी आपकी रसदगाहें बिल्कुल महफूज हैं और कोई मैली आँख से इनको नहीं देख सकते। अच्छा, ये इल्म तो बहुत सारा होता है बहुत से लोगों के पास, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास एहसान होता है कि किसी को वल्लमहुल बयान, वो जो एक्सप्रेसिव वे ऑफ टॉकिंग है आपका माशाअल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नौजवान जो हमारे यहाँ जो तबका है, जो हरावल दस्ता होते हैं कौम का, कोई पैगाम उनके लिए पाकिस्तानी बहरिया के हवाले से, उसको ज्वाइन करने के हवाले से, पहले भी आपने फरमाया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कंधे मुकर्रर ये बातें ऐसी हैं जितनी दफ़ा सुनी जाएगी लुत्फ दोबारा होता है। दरअसल मैं ना इसको कूजे में बंद करना चाहूँगा जी। अच्छा, ये बहुत पुराना कोट है जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं कि ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। तो अगर आप दुनिया देखना चाहते हैं तो नेवी से बेहतर कोई जगह नहीं है। सही। दूसरी चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है और इस कौम की हम पे एहसानात हैं कि बाकी शोबों के मुकाबले पे ये कौम अपनी अफवाज को बहुत इज़्ज़त देती है। जी बेशक। तो
नाम भी कमाएं, दुनिया भी घूमें, इज्जत भी कमाएं, और जब वक्त आए तो इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना देने की से दरेक ना करें। और इस सिलसिले में जो नेवी की जो ट्रेनिंग है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, जब से आप नेवी में जाते हैं और जब तक ऑफिसर आप बनते हैं और उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर जो नेवी मेहनत करती रहती है और आपको बेहतर से बेहतर करके, ताकि उस दिन के लिए आपको तैयार करती है जिस दिन के लिए इंशाल्लाह ताला हमने अपने आप को। और मैंने देखा सर कि हमारी नेवी के लोग जो रिटायर्ड होते हैं तो दुनिया में जो ये जहाज़ कंपनियां हैं और वो लोग हैं वो बड़ी खुशी से हमारे ऑफिसर्स को लेते हैं, और वो वहाँ पर जो है वो इनकी मसरूफियात और ज़्यादा, बड़े कीमती लोग समझे जाते हैं ये। दरअसल नेवी की चूँकि हमारी एक आउटलुक जो होती है वो बैनुल अक़वामी होती है, इंटरनेशनल आउटलुक होती है, तो इस वजह से हमारे लिए कोई भी काम करना निस्बतन आसान होता है जी, क्योंकि हमने मुल्क देखे हुए होते हैं, हमने मुख्तलिफ लोगों के कल्चर्स देखे हुए होते हैं, हमारी आउटलुक डिफरेंट होती है, तो इसलिए हमारे लिए लोगों के साथ चलना भी आसान होता है और लोगों के साथ एक टीम वर्क के तौर पे भी हम आम तौर पे। आपकी जॉब का ज़्यादातर हिस्सा सर रहा और आप ज़्यादातर आप दोजों में रहे जी, आप दोजों में, वहाँ पर आपने कमांड भी किया, लोगों को लेकर भी चले, तो कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो जो है ना जी, चूँकि पैगाम 100 से ज़्यादा ममालिक में ये है कि अल्लाह पर भरोसा किया जाए, तवक्कुल और तयक्कुन उसकी ज़ात का, तो कोई इस तरह की बात भी कभी पेश आई? जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, देखें हमें सबमरीन के अंदर, आप दोजों के अंदर सिखाया गया कि जी चाहे ज़माना अमन है चाहे ज़माना जंग है, आपने अपना मिशन पूरा करना है। ठीक। तो जब आप कमांड में होते हैं ना, कमांड में एक तो आप आम काम कर रहे हैं आप दोस्त में, लेकिन जब कमांड में जब आप होते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नहीं, बाकी जो कमांड्स हैं और इस कमांड में एक फ़र्क ये होता है जी कि ऊपर अल्लाह सुब्हान ताला और नीचे कमांडिंग ऑफिसर, अल्लाह, इतनी इतनी आपकी अथॉरिटी होती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, शायद मैं ये ज़रूरी बताना समझ, एक आप दोस्त के ऊपर जितना दुश्मन को तबाह करने के लिए जो उसके ऊपर हथियार होते हैं वो 10 जहाज़ों में भी ना हो। अच्छा जी। एक जहाज़ की इतनी एक आप दोस्त की इतनी कुव्वत होती है, कैपेसिटी इतनी होती है, इतने वेपन्स लेके वो चल रही होती है। और ये मैं आपको आप दोस्त के हवाले से आज आपको बता दूं, एक चीज़ कहलाती है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जी। इसका मतलब है कि अगर जब एटमी जंग हो तो सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म होता है जिसने के मिसाइल फायर करना है, एटमी मिसाइल, वो आबदोज़ें होती हैं। अच्छा, हाँ, वो आबदोज़ें होती हैं। ठीक। तो आबदोज़ के जो कमांडिंग ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़बरदस्त है, और उस कमांडिंग ऑफिसर की हम तैयारी भी बड़ी ज़बरदस्त कराते हैं। तो इसने जाके जंग लड़नी है, हाँ, इसने जाके जो है लीड करना है, ये हमारे लड़के हैं जिन्होंने जाके दुश्मन को नुकसान पहुँचाना है उनकी। तो इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आप कमांडिंग ऑफिसर आप बनते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आपके साथ आती है, बशर्ते कि आप खुलूस के साथ हों। और हकीकत है कि जब इंसान बेबस हो जाता है और चूंकि हमने ये सोचा हुआ है कि हम वापस जाएंगे, तो ऐसे ऐसे हालात आते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला आपको टेस्ट भी करते हैं। इतना कि जैसे ऊपर जितने भी व्हीकल्स हैं सबके लिए पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल हैं, लेकिन जो बैटरीज होती हैं वो होती हैं सबमरीन के लिए, तो और वो एक दफ़ा एक पाइप जो है कूलिंग का वो प्रॉब्लम हुआ जी। मैं वो तो खैर काफ़ी टेक्निकल बात होगी, मैं एक और आपसे शेयर करता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम गए समंदर के ऊपर, और जो हमारी अब वाली आबदोज़ में, पहले आबदोज़ में एयर कंडीशनर होता था। अच्छा, एयर कंडीशनर एक ही होता था, और अगर एयर कंडीशनर ख़राब हो जाता था तो इसका मतलब ये होता था कि अब आप आबदोज़ में गर्मी और इक्विपमेंट में से पानी गिरना शुरू हो जाता था बिकॉज ह्यूमिडिटी, और इक्विपमेंट चल नहीं सकता था। अच्छा। तो 90% ऐसे होता था कि एयर कंडीशनर की वजह से कोई सबमरीन वापस आ जाती थी अगर उसका डिफेक्ट ऐसा हो। तो एक दफ़ा मैं कमांड में था, शाम हो गई, ऐसे ही सर्दियों का मौसम था, तो मुझे वो अफसर आया, उसने कहा सर वो एयर कंडीशनर ख़राब हो गया। अच्छा, खैर मैंने कहा अच्छा चलो काम शुरू करो, देखते हैं क्या होता है। रात हो गई, वो लगे में बेचारे, लगे में, और मैं ऊपर अकेला बैठा हूँ, अल्लाह से कह रहा हूँ अल्लाह ताला वापस तो नहीं जाना, वापस नहीं जाना, की करिए, यकीन कर अल्लाह की मदद आई। एकदम लड़का मेरे पास आया, सिग्नल आया हुआ था रिटर्न हार्बर, हमने नहीं जाना था, हमें बुलाया गया, वापस बुलाया गया रिटर्न हार्बर। और जब वापस हार्बर में आए तो हार्बर में कोई ऐसा काम था जिसकी वजह से सबमरीन की वापसी ज़रूरी थी।
तो मैंने अल्लाह की मदद आते हुए देखी हाँ। कि अल्लाह सुब्हान ताला आपके साथ मदद करता है जब आप अपने आप के ऊपर रासिख हो जाएं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तकामत, इस्तिकामत देखी आपने जाती इस्तकामत दिखानी है वाह। और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ देना है। फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सुभान तो ये अल्लाह ताला आपको टेस्ट करता है समंदर के ऊपर, क्योंकि समंदर पे और आपके साथ ऊपर अल्लाह होता है और नीचे आप होते हैं और पानी के अंदर होते हैं। तो सूरह वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो वाह, पूरी वाह। सुन्नत जो है ना वो हम जिंदा करते हैं वाह। समंदर के पानियों के अंदर। मुझे सर वैसे तो नहीं आता सल्यूट करना, लेकिन मैं फिर भी ये कोशिश करता हूँ कि आप बहुत शुक्रिया सर, बहुत सल्यूट शुक्रिया करूं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त बुलाया। दिया। आज मैं ये पैगाम टीवी वालों की एक बड़ी ज़बरदस्त काविश है। और जैसे आपने बात भी चली कि नेवी उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं होती जैसे कि उसका रोल है, तो पैगाम टीवी के की मैं इस काविश को सर, बड़ा हज़ार नहीं बड़ा लाखों सराहता लोगों ने आपको सुना, देखा भी है, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, प्रोग्राम हम रिपीट भी करते हैं। मैं इन तमाम को गवाह बनाकर आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि आप हमें वक्त देंगे और पैगाम को वक्त देना। दरअसल 100 से ज़्यादा ममालिक में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को और पाकिस्तानियों को वक्त देना है और अल्लाह ताला इस वक्त पे बरकत अता फरमाएगा। हम आपको बुलाते रहेंगे और मुझे यकीन है कि आप तशरीफ़ लाते सर मैं रहेंगे। ऑन एयर आपको यकीन दिलाता हूँ कि दामे दर में सुखने और 24/7 माशाअल्लाह 365 माशाअल्लाह। आपका अगर फ़ोन आया तो मैं हाजिर खिदमत। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, इल्म में, सलाहियत में, सालियत में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आज हमारे मेहमान खुसूसी जनाब कमोडोर रिटायर्ड नवीद अहमद साहब। आप सितारा इम्तियाज़ होल्डर हैं मिलिट्री के। आपने वक्त दिया और हमने कोशिश की कि पैगाम के तवस्सुत से आपको अपनी बहरिया से रोशनास करवाएं। पाकिस्तान नेवी किस तरह की है, क्या कर रही है, इसका शानदार माजी क्या है, आने वाले चैलेंजेस से ये कैसे नबुर्द आज़मा हो सकती है, ये सारी बातें आपने सुनी। और हम सारे पाकिस्तानी अपनी बहरिया से मोहब्बत करते हैं, हम इनके लिए दुआएं करते हैं। वो जो पानियों में, नीचे अंधेरों में, तारीकियों में रोशनी के चिराग जो है वो रोशनी के चिराग जला रहे हैं और वो जो खुद जागते हैं और आप अपने घरों में मीठी नींद सोते हैं। हम इन तमाम जवानों को और इनके असातिज़ा को सलाम भी पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अर्ज़ पाक को हमेशा सलामत रखे, दायम आबाद रखे और जो लोग इसके लिए कोशिश और काविशें कर रहे हैं उन सब को हमसे मिलाकर जन्नत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी का शर्फ अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीदार की सारत से बहरमंद फरमाए। जाते जाते कहने दीजिए वही बात जो हमारे दिल की धड़कन है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ वतन हम है तेरी शम्म के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। ऐ वतन हम है तेरी शम्म के परवानों में,